कहानी का शीर्षक है ससुराल की दहलीज। राजू का विवाह चमन के साथ हुए 5 वर्ष बीत चुके थे, लेकिन आज तक राजू को उसके पति चमन और ससुराल से वह मान सम्मान नहीं मिला था जिसकी वह हकदार थी। राजू के सास ससुर उसे बस घर में काम करने वाली एक नौकरानी या आया से अधिक कुछ नहीं समझते थे और नौकरानी जैसा ही उसके साथ व्यवहार भी करते थे। उसका पति चमन भी उसे केवल एक भोग की वस्तु और अपने घर में काम करने वाली नौकरानी से अधिक कुछ नहीं समझता था। ऐसी नौकरानी जो जरूरत पड़ने पर उसके लिए उसके सारे जरूरी काम कर दे, उसके घर को संभाल ले, उसके माँ बाप की सेवा करे और रात में पत्नी बनकर उसे सुख प्रदान करे, लेकिन बदले में उसका कोई मान सम्मान उसे नहीं देना था। यही सोच थी राजू के पति चमन और उसके माता पिता की। राजू का जीवन उसके ससुराल में बहुत ही कष्टप्रद बीत रहा था। उसके विवाह को 5 वर्ष हो चुके थे और इन 5 वर्षों में उसके 2 बच्चे भी हो गए थे, लेकिन दोनों बच्चों ने भी जरा होश संभाला तो बच्चे भी अपने परिवार के जैसे ही हो गए, क्योंकि दादा दादी के पास ज़्यादा वक्त बिताते थे तो दोनों उनकी ही भाषा बोलने लगे थे, जिससे राजू को बहुत बुरा लगता था। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और राजू के विवाह को अब 10 वर्ष हो गए थे। राजू को लगता था कि बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, बच्चों में उम्र के साथ समझदारी आ ही जाएगी। पति और सास ससुर न सही, बच्चे तो मेरे साथ होंगे, लेकिन नहीं, बच्चे दादा दादी की भाषा बोलने में पारंगत हो चुके थे और अपनी माँ राजू को उस घर की नौकरानी से अधिक कुछ नहीं समझते थे। वह दोनों भी माँ को कुछ भी गलत बोलने से बाज नहीं आते थे। बच्चों की बातों पर दादा दादी हंसते थे, क्योंकि दादा दादी के हिसाब से राजू अपमान करने के लायक ही थी। उन्होंने खुद के बेटे को तो अपनी मुट्ठी में कर रखा था। खुद का बेटा तो अपने माता पिता की पूजा करता था, लेकिन पोते पोतियों को उसकी माँ से दूर कर दिया था। राजू के बेटे और बेटी दोनों की नज़र में ही उनकी माँ का कोई अस्तित्व नहीं था और वह दोनों उसकी कोई इज्जत नहीं करते थे। पति चमन तो वैसा था ही। राजू का जीवन बद से बदतर होता जा रहा था। कभी कभी वह चिढ़कर बोल देती थी, इससे तो अच्छा होता मैं मर जाती, मेरा है ही कौन। इस पर भी राजू के पति और बच्चे उसका मजाक उड़ाने से बाज नहीं आते और उसकी सास तुनक कर बोलती, कोई बात नहीं, जाकर मर जा तू, मैं तो मेरे बेटे की दूसरी शादी करके दूसरी बहू ले आऊंगी जो कि तुझसे तो अच्छा ही घर संभाल लेगी। उसके बच्चे भी ऐसी ही बातें बोलते, कोई बात नहीं मम्मी, आप मर जाओगे तो दादी हमारे लिए नई मम्मी ले आएंगी। वैसे भी आप ज़्यादा पढ़ी लिखी तो हो नहीं, हमारा होमवर्क भी नहीं करवा सकती। कम से कम नई मम्मी आएगी तो हमें होमवर्क की प्रॉब्लम तो नहीं होगी। और सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। बाकियों का तो ठीक, लेकिन अपने बच्चों के मुंह से अपने लिए ऐसी घटिया बातें सुनकर राजू का कलेजा मुंह को आ जाता, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि उनकी सही परवरिश वह चाह कर भी नहीं कर पाई थी और दादा दादी ने हमेशा बच्चों पर अपना अधिकार जमा कर रखा था, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें
अपने जैसा ही बदतमीज बना दिया था। उनकी नज़र में माँ की कोई कीमत नहीं थी। उनके पिता ही उनके लिए सर्वस्व थे और माँ बस उस घर की नौकरानी थी। राजू को समझ में आ चुका था कि उसका कोई अस्तित्व नहीं बचा है और वह एक दिन घुटते घुटते उसे ऐसा लगा कि इससे तो अच्छा है कि वह अपनी जान दे दे। यही सोचकर वह अपनी जान देने जा रही थी कि उसने सोचा, मैं अपनी जान क्यों दूँ? मेरी क्या गलती है? गलती तो इन लोगों ने की है और अगर मैं अपनी जान दे दूँगी तो इन लोगों के लिए तो और आसान हो जाएगा। मेरे जाते ही कुछ ही दिनों में इस घर में दूसरी औरत को ले आएंगे और उसकी भी ज़िंदगी खराब करेंगे और खुद तो मज़े की ज़िंदगी जिएंगे। इन्हें इनके किए की सज़ा तो देना बनता ही है। राजू को सबसे अधिक दुख इस बात का था कि उसके कोख जाए भी उसके साथ बदतमीजी करते थे और लाख समझाने पर भी उन्हें समझ में नहीं आता था। राजू को यह बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई थी कि अब वह चाहकर भी अपने बच्चों को अपने लिए खड़ा नहीं कर सकती, अपना नहीं बना सकती। राजू ने अब विचार करना शुरू किया कि वह ऐसा क्या करे कि इन लोगों को इनके किए की सज़ा मिले, क्योंकि अब राजू को भी इन लोगों से कोई लगाव नहीं रह गया था और वह इन लोगों की ज़िंदगी से बहुत दूर चली जाना चाहती थी। लेकिन साथ ही साथ इन लोगों को सबक सिखाकर काफ़ी सोचने के बाद राजू के दिमाग में कुछ आया। राजू ने सोचा, बस अब इन लोगों के किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। मुझे थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा, फिर इनकी औकात पता चलेगी और तब मेरे दिल को सुकून मिलेगा। जैसे इतने साल गुजारे हैं, कुछ साल और सही। राजू चुपचाप जैसे सब कुछ सह रही थी वैसे ही सहती हुई उस घर में अपना जीवन गुजारती रही। धीरे धीरे करीब 18 वर्ष राजू की शादी के बीत गए। राजू के दोनों बच्चे भी 16 और 14 साल के हो चुके थे। राजू के सास ससुर की उम्र अब काफ़ी ढल चुकी थी और वह अपना काम करने में भी धीरे धीरे असहाय की स्थिति में जा रहे थे। राजू की उम्र भी 40 के ऊपर हो चुकी थी और प्रौढ़ावस्था आ चुकी थी। बस राजू को इसी वक्त का इंतजार था। अब राजू ने ठोस कदम उठाने का सोच लिया था और एक दिन मौका पाकर उसने अपने पति से बोला, मैं अब तुम लोगों के साथ नहीं रह सकती, मुझे तुमसे तलाक चाहिए। चमन बोला, पागल हो गई है क्या? इस उम्र में तुझे तलाक चाहिए? कहाँ जाएगी तलाक लेकर? क्या खाएगी? कहाँ रहेगी? मायके में तेरा कोई है नहीं, पढ़ी लिखी तू ज़्यादा है नहीं, तुझे कोई नौकरी पर रख लेगा। यहाँ 2 वक्त की मुफ्त की रोटी मिल रही है, वह भी तुझे हजम नहीं हो रही है। जो तलाक की बातें कह रही है, यह बकवास करके क्या साबित करना चाहती है तू? पति ने व्यंग्यात्मक हंसी हंसते हुए कहा, सही बात है, जब किसी को मुफ्त की रोटियां तोड़ने की आदत पड़ जाती है तो उसका दिमाग चढ़ने ही लगता है। पता नहीं क्या क्या उल्टी सीधी बातें चमन राजू को बोलने लगा। बच्चों ने जब तलाक वाली बात सुनी तो वह दोनों भी अपनी माँ पर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे और बोले, अब मम्मी को
तलाक चाहिए। ऐसा कौन सा इतनी पढ़ी लिखी है मम्मी, या कौन सा बड़ा काम करती हैं मम्मी कि पापा से अलग होकर रह लेंगी। खुद के लिए मुसीबत खड़ी कर रही हैं। तब तक राजू की सास ने बोला, हाँ हाँ जा तू तलाक ले ले। इतने साल तेरे ऊपर बहुत एहसान कर दिया तुझे अपने घर में रखकर। तेरे जाते ही मैं मेरे बेटे की दूसरी शादी करूँगी। बच्चे भी बोलने लगे, हाँ मम्मी जहाँ जाना है जाओ। हमारे लिए दादी नई मम्मी ले आएगी जो तुम्हारे जैसी अनपढ़ जाहिल नहीं होगी, बल्कि पढ़ी लिखी होगी, और तुम्हें भी तुम्हारी औकात पता चल जाएगी। राजू ने बोला, कोई बात नहीं, जैसा तुम लोगों को ठीक लगे तुम लोग कर सकते हो। वैसे भी इतने साल इस घर में अपना जीवन काटा है, बहुत अच्छे से पता है मेरे जीने या मरने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरा भी अब तुम लोगों से कोई लगाव नहीं रह गया। बच्चों को लेकर थोड़ा मोह था, लेकिन बच्चों के मन में अपने प्रति यह घटिया सोच देखकर अब वह मोह भी मेरा खत्म हो चुका है। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने फैसला ले लिया है तो ले लिया। मैं तुम लोगों के साथ अब और नहीं रह सकती। यह कहकर राजू वहाँ से चली गई। चमन और उसके माँ बाप को समझ में नहीं आ रहा था कि राजू को क्या हो गया है, लेकिन राजू ने यह सब कुछ बहुत सोच समझ कर किया था, क्योंकि राजू के मन में इतने दिनों से अपने ससुराल के प्रति इतनी घृणा बढ़ गई थी कि वह इन्हें इनके किए की सजा देना चाहती थी। इसलिए उसने अपनी जिंदगी के 18 साल इस नर्क में गुजार दिए, इस उम्मीद में कि आज नहीं तो कल सब ठीक हो जाएगा। पर ऐसा कभी नहीं हुआ, और अब वह इस नर्क में नहीं रह सकती थी। साथ ही साथ इन लोगों की औकात भी दिखाना चाहती थी। एक हफ्ते में ही बिना किसी को कुछ कहे सुने वह उन लोगों से दूर हरिद्वार के किसी आश्रम में चली गई। उन लोगों को नहीं बताया कि वह कहाँ जा रही हैं, और वहाँ वह बुजुर्गों की सेवा करने का काम करने लगी। साथ ही साथ वहाँ के रसोई में खाना बनाने का काम भी उसने शुरू कर दिया। बहुत खुश थी राजू, क्योंकि उसे आश्रम में रहने की जगह भी मिल गई थी, और जो काम आश्रम में वह करती थी उसके बदले उसे अपने खर्च के लिए पैसे भी मिल जाते थे, और वह एक आत्मसम्मान की जिंदगी भी जी रही थी, बिना गालियाँ खाए। अब राजू ने अपने जीवन से जो चाहा था वह उसे मिल गया था, और उसके मन की व्यथा भी अब शांत हो चुकी थी, क्योंकि उसके पति और उसके ससुराल वालों को उनके किए की सजा अब मिल रही थी, और उन्हें उनकी औकात पता चल रही थी। राजू के जाते ही पूरा घर उथल पुथल हो गया था। राजू की सास तो इस गुमान में रहती थी कि वह अपने बेटे की दूसरी शादी कर देगी, पर एक प्रौढ़ावस्था में पहुंच चुके व्यक्ति की दूसरी शादी करना आसान नहीं होता। कोई भी लड़की चमन से शादी करने को तैयार नहीं थी, जिसके कि 16 साल की लड़की
और 14 साल का लड़का है। और अगर कोई तैयार होती भी तो उसकी कुछ शर्तें होती कि वह बच्चों को अपने साथ नहीं रखेगी, उसके माँ बाप की सेवा नहीं करेगी, बल्कि अलग घर में सिर्फ चमन के साथ रहेगी। अब राजू के सास ससुर यानी कि चमन के माँ बाप को समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। राजू ने जानबूझकर इतने वक्त इंतज़ार किया था। वह उनके शरीर के ढलने का ही इंतज़ार कर रही थी, और अब जब उनका शरीर इस लायक नहीं बचा था कि वह अपने दैनिक ज़रूरत के कार्य भी स्वयं कर सके, और उनका प्यारा बेटा उम्र के उस दहलीज पर पहुंच जाए कि उसे पता चले जीवन साथी का साथ पाना इतना आसान नहीं होता है, जिसकी उसने पूरे उम्र कद्र नहीं की, उसके बिना उसका जीवन कितना मुश्किल हो जाएगा। राजू जब उन सबको छोड़कर चली गई, पूरी तरह से असहाय हो गए थे वह सब, और कोई उनकी सेवा करने वाला नहीं था। राजू यही तो चाहती थी कि उन्हें उनकी औकात पता चले। एक गिलास पानी पीने को भी वह तरस जाते थे। बच्चे इस लायक थे नहीं कि घर के कुछ काम जानते हों, क्योंकि ना भी उतनी उम्र हुई थी और ना ही उन्हें इस तरह की परवरिश मिली थी कि वह कुछ काम कर सके। उन्होंने तो बस अपनी माँ पर हुक्म चलाना ही सीखा था। अब घर में एक एक चीज़ के लिए दिक्कत होने लगी। चमन घर देखता या अपना ऑफिस, सास का जो घमंड था कि मैं अपने बेटे की दूसरी बीवी ले आऊँगी, वह तो कुछ ही दिनों में टूटकर चूर चूर हो चुका था। बच्चे एक दिन भी वक्त पर स्कूल नहीं जा पा रहे थे। चमन एक दिन भी वक्त पर ऑफिस नहीं जा पा रहा था। चमन के माँ बाप एक कप चाय को भी तरस रहे थे। आज उन सभी को राजू की बहुत याद आ रही थी, क्योंकि राजू के रहते हुए तो उन्हें कभी किसी बात की कोई दिक्कत हुई ही नहीं थी। अब उन्हें राजू का महत्व समझ में आ रहा था। बच्चे भी बहुत दुखी थे, क्योंकि वह किसी भी दिन वक्त पर स्कूल नहीं पहुंच पा रहे थे और रोज़ स्कूल में डांट खाते थे। साथ ही साथ उनकी पढ़ाई भी धीरे धीरे खराब होती जा रही थी, क्योंकि राजू जैसी भी थी मगर अपने दोनों बच्चों की पढ़ाई का पूरा ख्याल रखती थी और कभी उनकी पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं आने देती थी। घर में एक खाना बनाने वाली और एक काम वाली को रखा गया, जो कि वक्त पर आकर खाना बना दिया करे और वक्त पर आकर झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े कर दिया करे। अच्छे खासे पैसे दे रहा था चमन उन दोनों को। उसके बाद भी 2 वक्त का अच्छा खाना उन्हें नसीब नहीं हो रहा था, और ना ही घर के काम सही से हो रहे थे। उल्टा धीरे धीरे घर से घर की चीज़ें गायब होने लगी थी, जो कि बहुत अच्छे से समझ में आ रहा था कि दोनों काम वाली ही घर की चीज़ों पर हाथ साफ कर रही हैं। राजू की सासू माँ तो चलने फिरने में असमर्थ हो चुकी थी, क्योंकि उनके घुटने खराब हो चुके थे, और ससुर जी जिन्हें दिन भर में 50 बार चाय चाहिए होती थी, वह 1 कप चाय बनाने के लिए भी किचन में खुद जाते थे और जैसे तैसे अपने कांपते हाथों से चाय बनाते थे, क्योंकि खाना बनाने वाली तो खाना बनाकर
चली जाती थी, ऊपर से इतना पैसा भी लेती थी और घर की चीज़ भी चोरी करती थी। अब यह सब कुछ उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उनका सारा घमंड जाता रहा। चमन ने जैसे तैसे राजू के बारे में पता किया और उससे मिलने पहुंच गया। चमन ने उससे बोला, राजू, हमें हमारी गलती का एहसास है, तुम घर वापस चलो। राजू बोलती है, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती और मेरा कोई परिवार, कोई पति, कोई बच्चे नहीं हैं। चमन ने बोला, ऐसा मत बोलो राजू, हम अपनी गलती मानते हैं। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ़ कर दो और अपने घर चलो। राजू ने बोला, ठीक है, मैं आपके साथ घर चलने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे मेरी ज़िंदगी के गुजरे वह 18 साल वापस कर दीजिए, जो आप लोगों की वजह से नरक से भी बदतर थे। चमन के पास राजू की बातों का कोई जवाब नहीं था। राजू ने फिर बोला, आप यहाँ से जा सकते हैं, मैं आपको नहीं जानती। आप लोगों ने गलती नहीं, गुनाह किया है। माफ़ी गलती की होती है, गुनाह की नहीं। और हाँ, मैंने बहुत सोच समझकर यह फैसला लिया है। मैं चाहती तो आज से 10 साल पहले भी यह कदम उठा सकती थी, लेकिन अगर उस वक्त मैंने यह कदम उठाया होता तो तुम बहुत आसानी से दूसरी शादी कर लेते और अपना जीवन तो संवार लेते। बिगड़ता तो सिर्फ मेरे बच्चों का जीवन, तुम्हारी और तुम्हारे माँ बाप की सेवा तो होती रहती। हाँ, मेरे बच्चे जिन्हें तुम लोगों ने अपने जैसा बना दिया है वह भुगतते, क्योंकि सौतेली माँ ही होती है। इसलिए मैंने बहुत सोच समझकर यह फैसला लिया। मैं तुम लोगों के किए की सज़ा जरूर देना चाहती थी और चाहती थी तुम लोग भी उस तकलीफ़ से गुजरो जिस तकलीफ़ से मैं गुजरी हूँ। इसलिए मैंने उस नरक के जीवन में 18 साल बिताए और तुम्हें उम्र के उस दहलीज पर ले आई जब दूसरी शादी करना तुम्हारे लिए आसान ना हो, और अगर दूसरी शादी करो तो दूसरी बीवी की शर्तें स्वीकार करना आसान ना हो। साथ ही साथ मेरे बच्चे भी इतने बड़े हो गए हों कि सौतेली माँ अगर आ भी जाए तो उनके साथ कोई दुर्व्यवहार न कर पाए, क्योंकि बच्चे मेरे साथ कैसा व्यवहार किया हो, आखिर हैं तो मेरे ही बच्चे, तो मैं उनका बुरा तो नहीं सोच सकती। और हाँ, तुम्हारे माँ बाप भी उम्र के उस दहलीज पर आ जाएं कि उन्हें पता चले बुढ़ापा क्या होता है, और बुढ़ापे में बेटा नहीं बहू ही सेवा करती है, जो कि आज उन्हें बहुत अच्छे से पता चल रहा होगा, और तुम्हारे माँ बाप का सारा घमंड जाता रहा होगा जैसे तुम्हारा घमंड आज जा रहा है। मैं तुम्हें नहीं जानती, जाओ जाकर अपने लिए दूसरी बीवी ले आओ, जो कि तुम्हारे लिए तो बहुत आसान था ना बोलना, अब करके दिखाओ। और तुम्हारे माँ बाप जिन्होंने मुझसे मेरे बच्चों तो को छीन लिया और उन्हें ही मेरे खिलाफ कर दिया, आज हाथ पैर और लाचार है, तो पता नहीं क्यों मेरे दिल को बहुत सुकून मिलता है। इसी वक्त का तो इंतज़ार था मुझे, आज मुझे मेरे जीवन का इंसाफ मिला है। अब जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें नहीं जानती और भूल कर भी दोबारा यहाँ मत आना। राजू जैसी न जाने कितनी लड़कियाँ होंगी जो झेलती होंगी अपने ही रिश्तों के द्वारा मिली अवहेलना और तिरस्कार, फिर भी घर की दहलीज पार नहीं करती हैं रिश्तों और समाज के डर से। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं, और यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही जिंदगी सरिता हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई कहानी को लेकर। तब तक आप अपने परिवार के साथ हंसते रहिए,
मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। राधे राधे प्यारे दोस्तों।